देखिए आप लोगों ने देखा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। आपका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस निकल कर आया था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो क्या था कि लीनियर या ट्रांसलेटरी मोशन में जो काम आपका मास या इनर्शिया कर रहा था, वही काम रोटेशनल मोशन में कौन कर रहा था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यानी कि हम एक तरह से इसको कह सकते हैं रोटेशनल इनर्शिया होता है। अगर कोई भी बॉडी है वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, जिसका मास हम मान लेते हैं m, और उस एक्सिस से उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो r है, तो उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr² के बराबर। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड एक कंसेप्ट है रेडियस ऑफ जायरेशन, परिभ्रमण त्रिज्या। ये क्या होती है कि जब कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन करती है, ठीक है, तो उस बॉडी का एक्सिस से वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जहाँ पर अगर हम ये मान लें कि उस बॉडी का पूरा मास रखा हुआ है, तो जो उससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलेगा वो वही होगा जो उसमें एक्चुअल मास के डिस्ट्रीब्यूशन से मिल रहा है। ठीक है, क्लियर कैसे करेंगे। मान लीजिए ये कोई एक बॉडी है जो इस एक्सिस के चारों तरफ मूव कर रही है, इसमें m1 m2 m3 अप टू mn हमने पार्टिकल्स मान लिए हैं। ठीक है, m1 की दूरी r1 ले लेंगे, m2 की दूरी r2, m3 की r3, mn की rn हो जाएगी। ठीक है, तो वो पॉइंट जहाँ पर हम ये मान सकते हैं कि उस बॉडी का पूरा मास रखा हुआ है, उसको हम कहते हैं उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास। तो एक तरह से कह सकते हैं किसी भी बॉडी जो कि रोटेशनल मोशन कर रही है, उसकी उस एक्सिस से सेंटर ऑफ मास का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ जायरेशन कहेंगे। ठीक है, मान लो ये वो पॉइंट है P, जहाँ पर हमने मान लिया कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास, या कह सकते हैं कि बॉडी का पूरा मास हमने रखा हुआ मान लिया। तो इससे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा एक्सिस का, ये हमने लिया K। इन जनरल K से ही हम क्या करते हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल के मासेस हो गए m1 से लेकर mn, और उनकी दूरी हो गई r1 r2 अप टू rn। ठीक है, हम ये मान लेते हैं लेट जो ये मासेस हैं पार्टिकल के m1, ये एक दूसरे के बराबर है, यानी कि हर एक पार्टिकल का मास हमने क्या मान लिया, बराबर, और इसको हमने m मान लिया। m1 का भी m है, m2 का भी m है, इस तरह से सबके मासेस हमने इक्वल मान लिए। ठीक है, अब इसका टोटल मास अगर हम कैपिटल M ले रहे हैं, यानी कि कैपिटल M किसके बराबर होगा, m1 प्लस m2 अप टू mn। ठीक है, या समीशन mi। ठीक है, और m, हर एक पार्टिकल का मास कितना है, m, कितने पार्टिकल हैं, n, तो टोटल मास आपका हो जाएगा n इंटू m। ठीक है, ये हो गया टोटल मास इसका। अब अगर हम P पर पूरा मास रखा हुआ मान रहे हैं और इसकी दूरी रोटेशन एक्सिस से कितनी है, K, तो यहाँ पर अगर हम मानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I डैश मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी mk²। ठीक है, ये हो गई पहली इक्वेशन। अब हम ये नहीं लेते, हम पार्टिकल्स का जो एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो ले, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम अगर I मान रहे हैं, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 r1², m2 r2², m3 r3² अप टू mn rn² के बराबर। m1 m2 m3 mn सब बराबर है, m है, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमें मिल जाएगा, m कॉमन आ गया, और ब्रैकेट में हो गया r1² प्लस r2² प्लस r3² अप टू rn²। ठीक है, m एक पार्टिकल का मास है, यहाँ से अगर हम देखें m को रख सकते हैं कैपिटल M अपॉन n। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन से m आ गया आपका कैपिटल M अपॉन n। इस वैल्यू को यहाँ अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल M, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा r1² प्लस r2² अप टू rn² अपॉन n, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर इस टोटल मास को हम P पे मान रहे हैं और P पे मारने पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये मिल रहा है, तो दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपका I डैश इज इक्वल्स टू होना चाहिए I।
आई आपका कितना है mk², ठीक है, और आई कितना है m इंटू दिस, यानी कि m ब्रैकेट में आपका r1² प्लस r2² प्लस r3² अप टू rn² अपॉन n, ठीक है, m कैंसिल हो जाएगा। दैट मीन्स रेडियस ऑफ जायरेशन k की वैल्यू आपकी हो जाएगी अंडर रूट r1², r2², r3² अप टू rn² अपॉन n, और ये क्या होता है रूट मीन स्क्वायर, ठीक है। यानी कि रेडियस ऑफ जायरेशन जो किसी बॉडी का होता है वो उसके जितने पार्टिकल्स हैं उनकी दूरी के रूट मीन स्क्वायर के बराबर होता है। अब क्योंकि ये दूरी बता रहा है तो इसकी यूनिट क्या होगी, दूरी है तो मीटर, ऐसा ही यूनिट, ठीक है, और डायमेंशन विमा क्या हो जाएगी एल, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। देखिए इन सब से क्लियर है कि जो k की वैल्यू है, जो रेडियस ऑफ जायरेशन की वैल्यू है, वो बॉडी के शेप पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। कोई भी शेप हो सकती है, स्फेरिकल हो सकती है, गोला हो सकता है, रिंग हो सकती है, डिस्क हो सकती है, और साइज पे भी डिपेंड कर रही है कि कितने पार्टिकल्स होंगे। साइज से क्या होगा, ज़्यादा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ ओ डैश यानी कि यहाँ पर ये ले लेते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी कि जो पार्टिकल्स हैं या जो बॉडी है वो एक्सिस से कितनी दूरी पर है उस पर भी डिपेंड करेगा, क्योंकि k की वैल्यू उसी के हिसाब से घटेगी या बढ़ेगी, उस पर भी डिपेंड करेगा। दूसरा, एक्सिस जो रोटेशन की है आपकी, उसके रिस्पेक्ट में जो भी बॉडी रोटेट कर रही है उसके मासेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। हो सकता है आगे की तरफ मासेस ज़्यादा हो, डेंसिटी ज़्यादा हो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, और जैसे जैसे दूरी घटेगी तो घट जाएंगे, या आगे की तरफ कम है और पीछे की तरफ ज़्यादा है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है मासेस का, आपका क्या रेडियस ऑफ जायरेशन। क्लियर।